हेलो स्टूडेंट्स हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर कर रहे हैं और आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी ये दो डेफिनेशन पढ़ी थी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को आपने C से लिखा था एंड दैट वाज Q बाय M डेल्टा T, हीट रिक्वायर्ड to raise temperature of unit mass by 1 डिग्री। और मोलर हीट कैपेसिटी मान लीजिए C प्राइम है, उसको आपने लिखा था हीट रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ दिस सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और बाय 1 यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ओके, n था इसमें नंबर ऑफ मोल्स। तो अब हम यूज करने जा रहे हैं अगले डेरिवेशन में, इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा याद दिलवाया है। अगर आपने स्पेसिफिक हीट वाला वीडियो अभी देखा ही नहीं है तो आप एक बार प्लीज स्पेसिफिक हीट वाला वीडियो देख लीजिए। ओके, तो और आपने ये भी पढ़ा था कि दो तरह की स्पेसिफिक हीट है। एक स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जिसको आपने Cp लिखा था, और एक है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जिसको आपने Cv लिखा था। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम में रिलेशन क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट लॉ से, फ्रॉम फर्स्ट लॉ हमारे पास इक्वेशन है dq इक्वल टू du प्लस पी डीवी। ओके, हम मान लेते हैं कि हमारे पास n नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम dV क्या होगा, जीरो। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा। और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, वो होता है आपका dQ डिवाइड बाय n dt। मैंने Q को क्या लिख दिया, dQ, इसको Q को dQ, n नंबर ऑफ मोल्स, और डेल्टा T को मैंने dt लिखा है। ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, ये क्या है, हीट गिवन टू द सिस्टम। तो यहां से dQ आ जाता है आपका NCV dt, ये आ गया। और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि dV जीरो है तो dQ किसके इक्वल होगा, du के इक्वल होगा, क्योंकि ये थर्ड टर्म dV जीरो है। तो इक्वेशन नंबर 1 से dQ इक्वल टू du है। तो मैं क्या करता हूं, यहां dQ की जगह du रख देता हूं, पुट इन टू, तो du इक्वल टू NCV dt। लेट ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी आ गया आपका NCV dt के इक्वल। अब एट कांस्टेंट प्रेशर Cv की जगह क्या हो जाएगा, Cp हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये होगा dQ बाय n dt। तो यहां से dQ आ गया आपका NCP dt। ओके, तो अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 लिख देता हूं। तो मैं इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 इक्वेशन 1 में यूज कर लेता हूं। ओके, यूजिंग 3 एंड 4 इन 1, तो dQ की जगह ये वैल्यू NCP dt, du की जगह ये वैल्यू NCV dt प्लस PdV, ये PdV। अब n मोल्स के लिए एक इक्वेशन होती है आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू nRT। n नंबर ऑफ मोल्स है, R गैस कांस्टेंट है, तो PdV किसके इक्वल होगा, nR
डी टी, टी टेम्परेचर है, तो ये पी डी वी की ये वैल्यू एन आर डी टी मैं यहाँ रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा एन सी पी डी टी इक्वल टू एन सी वी डी टी प्लस एन आर डी टी। दोनों तरफ एन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सी पी डी टी इक्वल टू सी वी डी टी प्लस आर डी टी। तो सी वी डी टी को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा सी पी माइनस सी वी इंटू डी टी इक्वल टू आर डी टी, और यहाँ से दोनों तरफ डी टी हट जाएगा, तो सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। ये है रिलेशन बिटवीन सी पी एंड सी वी, और इसको मेयर्स फॉर्मूला कहते हैं। दिस इज नोन एज मेयर्स फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स, ये था रिलेशन बिटवीन सी पी एंड सी वी। नेक्स्ट है इक्वेशंस क्या होंगी आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सी होती है? जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो आपके पास इक्वेशन है पी वी इक्वल टू एन आर टी। एन है नंबर ऑफ मोल्स, आर है गैस कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर। अगर टी भी कांस्टेंट हो गया, एन और आर तो कांस्टेंट है ही, तो पी वी क्या हो जाएगा? इक्वल टू कांस्टेंट। इफ टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर टी कांस्टेंट है तो पी वी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। पी वी कांस्टेंट होने का मतलब है कि पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू। तो ये है इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। इसी तरह एडियाबैटिक प्रोसेस की भी इक्वेशन है। तो नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन होती है पी वी रेज टू पावर गैमा इक्वल टू कांस्टेंट। जैसे यहां पी वी इक्वल टू कांस्टेंट था, यहां पी वी पावर गैमा इज कांस्टेंट। गैमा क्या है? रेशो ऑफ सी पी एंड सी वी। ओके, अब ये रिलेशन कहां से आया बच्चे? इसका डेरिवेशन है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम नहीं कर रहे हैं। अगर आप मुझे क्वेरी डालेंगे, सर ये मेरे सिलेबस में है, अगर किसी बोर्ड में है ये, तो मैं ये वीडियो बनाकर आपके लिए डाल दूंगा। तो उसके लिए आप या तो वीडियो में नीचे कमेंट्स में मुझे बता दीजिए कि सर ये डेरिवेशन इसका मेरे सिलेबस में है, और हो सकता है मैं बाद में खुद से भी इसका डेरिवेशन रिकॉर्ड करके आपके लिए डाल दूं। अदरवाइज आपको अगर चाहिए और मैंने नहीं कहीं पे इसका डेरिवेशन डाला हुआ, तो आप मुझे बताइए, मैं जरूर आपके लिए करूंगा। ओके, तो पी वी रेज टू पावर गैमा इज कांस्टेंट। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स 1 ले लूं, तो इक्वेशन पी वी इक्वल टू आर टी होता है। मैं क्या करता हूं, P की वैल्यू रख देता हूं आर टी बाय वी। यहां से P क्या आ जाएगा? आर टी बाय वी। तो ये वैल्यू रख देता हूं आर टी बाय वी इंटू वी रेज टू पावर गैमा इज कॉन्स्टेंट। P की जगह क्या रख दिया मैंने? आर टी बाय वी। लेट ये इक्वेशन 1 है। तो ये हो गया आपका T, V की पावर ये गैमा है, और ये ऊपर जाके -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट डिवाइड बाय ये R इधर चला जाएगा, तो वो भी क्या आएगा? कांस्टेंट। इधर कांस्टेंट है, ये R कांस्टेंट है, ये भी अगर कांस्टेंट बाय R हो जाएगा इधर जाके, तो क्या आएगा? वो भी कोई दूसरा कांस्टेंट आएगा।
तो यानी टी वी रेज टू पावर गैमा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये भी क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन है, ये भी है। अब मैं क्या करता हूं, मैं v की वैल्यू रख देता हूं यहां पे। v क्या आएगा यहां से, अगर मैं v निकालूं ये आएगा आर टी बाई पी। तो अगर मैं v की वैल्यू रख दूं इक्वेशन 1 में, पुट v इक्वल टू आर टी बाई पी इन 1, तो p और v क्या है, आर टी बाई पी रेज टू पावर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, तो यहां से r की पावर गैमा, r क्या है कांस्टेंट, t की पावर गैमा p डिवाइड बाय p की पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखिए r कांस्टेंट है तो r की पावर गामा भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये हो जाएगा t की पावर गामा और p की पावर ये 1 है और ये गामा ऊपर जाके माइनस हो गई, इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्योंकि ये r की पावर गामा इधर नीचे जाएगा जब, तो कांस्टेंट बाय r की पावर गामा भी क्या आएगा, कोई ना कोई कांस्टेंट ही आएगा। तो इसलिए ये भी एक इक्वेशन बन जाती है एडियाबैटिक प्रोसेस की, t रेज टू पावर गामा p रेज टू पावर 1 माइनस गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये है इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। अब हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेसेस में। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले मैं बोर्ड को एक बार क्लीन कर देता हूं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। मान लीजिए आपके पास ये एक सिलेंडर है, इसमें ये पिस्टन है फ्रिक्शनलेस, और अंदर एक गैस है कोई जिसका प्रेशर P है और वॉल्यूम V है। और ये जो पिस्टन है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लीजिए कैपिटल A है। तो कंसीडर ए गैस ऑफ वॉल्यूम V एट प्रेशर P। कंसीडर ए गैस ऑफ वॉल्यूम V at pressure P. Let A is area of cross section of piston. A is area of cross section of piston. Okay. तो फोर्स एक्टिंग ऑन पिस्टन क्या होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन पिस्टन F, फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया, सो इट विल बी P इनटू A। अब मान लीजिए आपने पिस्टन को ऊपर की तरफ dx से मूव कर दिया, ये इस तरह dx, ये यहां से यहां तक ये क्या है डिस्टेंस dx है। तो इसके लिए वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन टू मूव द पिस्टन बाय dx इज वर्क डन टू मूव पिस्टन बाय dx इज dw। ये होगा f इंटू डी एक्स, एफ होता है p इंटू ए इंटू डी एक्स, तो p
और A इंटू डी एक्स क्या होगा, dV, इंक्रीज इन वॉल्यूम। A इंटू डी एक्स इज dV, dV है इंक्रीज इन वॉल्यूम। अब अगर आपका वॉल्यूम मान लीजिए V1 से V2 इंक्रीज हो रहा है, इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम V1 टू V2, तो जो नेट वर्क डन है वो क्या आएगा, नेट वर्क डन W हो जाएगा इंटीग्रेशन P dV, क्योंकि ये है dW, स्मॉल वर्क डन फॉर स्मॉल इंक्रीज इन वॉल्यूम dV। तो V1 से V2 अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो वर्क डन आएगा आपका इसका इंटीग्रेशन V1 से V2। अब आपके पास इक्वेशन है गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू nRT, तो P इक्वल टू nRT बाय V। P की ये वैल्यू यहां रख देते हैं, तो इंटीग्रेशन V1 टू V2 nRT बाय V, और ये dV यूं की यूं। अब N और R, N नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है, और क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो nRT को आप इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको आप इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हो। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन V1 से V2 dV बाई V। ओके, स्टूडेंट इंटीग्रेशन dx बाई x क्या होता है, वो होता है log x टू द बेस e, e एक्सपोनेंशियल वाला e है। तो ये क्या होगा, log v टू द बेस e। तो ये हो जाएगा w इक्वल टू nRT log v टू द बेस e, और लिमिट v1 से v2। तो nRT log v2 टू द बेस e माइनस log v1 टू द बेस e। ये बेस e का क्या मतलब है कि जो बेस e से जो log आप निकालोगे उसमें log e को 1 मान के चलोगे। दूसरा बेस 10 होता है, उसका मतलब होता है कि उसमें आप log 10 को 1 मानकर चलोगे, log 10 इक्वल टू 1 होता है उसमें। अब आपने पढ़ा था log m माइनस log n इक्वल टू log m बाई n, तो log v2 माइनस v1 क्या हो जाएगा, log v2 बाई v1। तो ये हो जाएगा w इक्वल टू nRT log v2 बाई v1 टू द बेस e। और अगर इसको बेस 10 में कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा, सिर्फ 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, nRT log v2 बाय v1। तो ये e बेस हट जाएगा। जब इस तरह से लिखा हो तो इसका मतलब है कि ये आपका बेस 10 वाला log है। ये क्या है, बेस 10 वाला आपका log है। तो स्टूडेंट ये था वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। कुछ बुक्स में जो ये log e, जैसे log x टू द बेस e है, उसको ln x भी लिखा होता है, n फॉर नेचुरल। तो ये जो बेस e वाला log है उसको नेचुरल log भी बोलते हैं। तो कहीं कहीं पर स्टूडेंट log बेस टू द बेस e की बजाय सिंपली ln x भी लिखा मिल सकता है ऐसे, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, उसका मतलब यही होता है। ओके, तो ये आ गया वर्क डन। अब आपका जो P1 V1 है वो इक्वल टू P2 V2 होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो मैंने अभी इक्वेशन लिखवाई थी आइसोथर्मल प्रोसेस की, तो क्योंकि P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो यहां से V2 बाई V1 किसके इक्वल आ जाएगा, P1 बाई P2 के। तो ये वैल्यू यहां रख दो, तो वर्क डन W इक्वल टू 2.303 nRT log P1 बाय P2। तो ये भी आपका वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस है।
तो स्टूडेंट्स ये था डेरिवेशन ऑफ वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब हम करेंगे वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। स्टूडेंट्स तो मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूं। तो नेक्स्ट है वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अगेन हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक सिलेंडर है, ये इसका पिस्टन है, सिलेंडर के अंदर गैस है, प्रेशर P, वॉल्यूम V, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन इज A, और हम मान लेते हैं कि पिस्टन को हमने dx से मूव कर दिया ऊपर की तरफ। पिस्टन ऐसे dx से ऊपर की तरफ चला गया है, कोई तो इसमें वर्क डन निकालेंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होता सराउंडिंग के साथ, यानी ना तो हीट ली जाएगी ना ही सराउंडिंग को हीट दी जाएगी। तो कंसीडर ए गैस एट प्रेशर P एंड वॉल्यूम V in an insulated cylinder, in an insulated cylinder। ये सिलेंडर क्या होगा, इंसुलेटेड होगा, सो दैट सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज ना कर सके। ओके, इंसुलेटेड सिलेंडर हैविंग piston of area of cross section A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है उसका। तो फोर्स ऑन पिस्टन क्या होगा, फोर्स ऑन पिस्टन F, ये होगा प्रेशर इंटू एरिया। तो dx से मूव करने के लिए वर्क डन क्या होगा, वर्क डन to move piston by dx is dw equal to f into dx। f की वैल्यू है p into a into dx, so dw equal to p, a into dx क्या होगा, dv, इंक्रीज इन वॉल्यूम। ओके, अब अगर वॉल्यूम v1 से v2 चेंज हो रही है तो क्या करेंगे टोटल वर्क डन के लिए, जैसे आइसोथर्मल में किया था इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे v1 से v2। इफ वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम v1 टू v2 तो वर्क डन w क्या होगा, इंटीग्रेशन p dv v1 से v2। अब इसमें p की वैल्यू क्या रखें, जैसे हमने आइसोथर्मल में p की वैल्यू रखी थी nRT/v। एडियाबैटिक के लिए स्टूडेंट मैंने अभी बताया था इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस में PV रेज टू पावर गैमा आपका कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट मान लीजिए K है, तो P क्या आ जाएगा, K V रेज टू पावर माइनस गैमा, ये इधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी पावर। तो P की ये वैल्यू मैं यहां रख देता हूं, इंटीग्रेशन v1 से v2, P की वैल्यू है K V रेज टू पावर माइनस गैमा dV। K मैंने बाहर ले लिया तो ये हो गया इंटीग्रेशन v1 से v2 V रेज टू पावर माइनस गैमा dV। तो K x की पावर n dx, इंटीग्रेशन क्या होता है n+1
बाय n+1 लिमिट v1 से v2। तो अब मैंने क्या किया, ये जो माइनस गैमा प्लस 1 यानी 1 माइनस गैमा उसको बाहर ले लिया, क्योंकि मैं ये कांस्टेंट होगा 1 माइनस गैमा, तो मैं उसको बाहर ले सकता हूं। तो ये होगा k बाय 1 माइनस गैमा, और अंदर क्या होगा, पहले v2 रखेंगे, तो v2 रेज टू पावर 1 माइनस गैमा, माइनस गैमा प्लस 1 इज 1 माइनस गैमा, फिर माइनस करके इसकी जगह इनिशियल लिमिट v1 लिखेंगे, तो v1 रेज टू पावर 1 माइनस गैमा के। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस k को अंदर ले जाता हूं, k को अंदर ले जाता हूं इसको, तो ये हो जाएगा 1 बाय 1 माइनस गैमा, और k v2 रेज टू पावर 1 माइनस गैमा माइनस k v1 रेज टू पावर 1 माइनस गैमा। स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आइसोथर्मल प्रोसेस से ये डेरिवेशन, बट घबराना नहीं है, इजी है, मुश्किल नहीं है, ध्यान से आप सारे स्टेप को देखते जाइए। तो इसको मैंने लिख दिया 1 बाय 1 माइनस गैमा k v2 रेज टू पावर माइनस गैमा इंटू v2। v2 की पावर 1 माइनस गैमा को क्या लिखा मैंने, v2 की पावर 1 और v2 की पावर माइनस गैमा, फिर ये माइनस साइन, इसको भी लिखा k v1 की पावर माइनस गैमा इंटू v1, v1 की पावर 1 को v1 और v1 की पावर माइनस गैमा को ये v1 की पावर माइनस गैमा लिख दिया। अब स्टूडेंट्स क्योंकि p v रेज टू पावर गैमा इक्वल टू कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हुआ p1 v1 रेज टू पावर गैमा इक्वल टू p2 v2 रेज टू पावर गैमा। ये क्या है, कांस्टेंट है ये सब वैल्यूज। तो यहां से अगर मैं इसको और इसको लेता हूं, तो यहां से k v1 की पावर माइनस गैमा क्या आ जाएगा, p1। इन दोनों से v1 की पावर गैमा को इधर ले जाओ, तो k v1 की पावर माइनस गैमा हो जाएगा इक्वल टू p1, और इसी तरह से k v2 की पावर माइनस गैमा आ जाएगा आपका p2, v2 वाली के साथ p2, इसको इधर ले जाओ, माइनस हो जाएगी पावर, ये k v2 की पावर माइनस गैमा इक्वल टू इधर क्या बचेगा, सिर्फ p2, तो इक्वल टू p2। तो यहां k v2 की पावर माइनस गैमा की जगह मैं लिख देता हूं p2, और k v1 की पावर माइनस गैमा की जगह मैं p1 लिख देता हूं। तो ये आ गया 1 बाय 1 माइनस गैमा, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, पूरी टर्म को p2 इंटू ये v2 माइनस इसको मैं क्या लिख रहा हूं, p1 इंटू ये v1। ओके, अब pv इक्वल टू nRT है, तो p1 v1 इज nRT1, p2 v2 इज nRT2। ये वैल्यू रख देता हूं मैं, 1 बाय 1 माइनस गैमा nRT2 माइनस nRT1। तो nR को मैं कॉमन ले लेता हूं, 1 माइनस गैमा इंटू T2 माइनस T1। ओके, तो ये है वर्क डन, तो मैंने इसको लिख दिया nR बाय गैमा माइनस 1 T2 माइनस T1। ओके, ये गैमा की वैल्यू कैसे निकलती है वो आप जब गैसेस काइनेटिक थ्योरी वाला चैप्टर पढ़ोगे तब आपको पता चलेगी। सॉरी, ये T1 माइनस T2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे मैंने 1 माइनस गैमा को क्या कर दिया, गामा माइनस 1, तो अंदर भी क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2। ओके, तो स्टूडेंट्स ये है वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इफ वर्क इज डन बाय दिस सिस्टम, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0। मैं इसको इक्वेशन 1 लिख देता हूं। तो पहला केस, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो वर्क डन क्या है, पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये जो टर्म है nR बाय
gamma माइनस वन इंटू टी वन माइनस टी टू इज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, टी वन माइनस टी टू इज ग्रेटर देन जीरो और टी वन इज ग्रेटर देन टी टू। टी वन ग्रेटर देन टी टू का क्या मतलब है कि पहले टेम्परेचर ज़्यादा है बाद में कम है, यानी टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस, दैट इज टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस। ओके, अगर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है तो वो वर्क डन नेगेटिव होगा। If number 2, if work is done on the system तो उस वर्क डन को हम नेगेटिव लेंगे यानी लेस देन जीरो। तो एन आर बाय गैमा माइनस वन इंटू टी वन माइनस टी टू इज लेस देन जीरो। सो टी वन माइनस टी टू इज लेस देन जीरो और टी वन इज लेस देन टी टू। इसका मतलब क्या हुआ, T2 ज़्यादा है यानी टेम्परेचर बढ़ गया। सो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस। स्टूडेंट्स, तो ये था वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। अब हम कंपेयर करेंगे स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कर्व्स। हम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, स्लोप्स कैलकुलेट करेंगे आइसोथर्मल और एडियाबैटिक ग्राफ का, और फिर हम कंपेयर करेंगे उनको। तो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ स्लोप्स ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कर्व्स। तो मैं उसके लिए पहले बोर्ड को एक बार क्लीन कर देता हूं। तो टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ स्लोप्स ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कर्व्स। स्टूडेंट, स्लोप क्या होता है इस पर एक पूरा वीडियो लेक्चर है जहां मैंने आपको डिफरेंशिएशन करवाया था। तो वहीं पर उसी वीडियो लेक्चर में आपको मैंने स्लोप के बारे में बहुत डिटेल में करवाया हुआ है। तो अगर आपको स्लोप नहीं पता क्या होता है तो पहले आप वो वीडियो लेक्चर देखिए। रफली मैं आपको अगर बताऊं, ये आपके एग्जाम में लिखने के लिए नहीं, सिर्फ समझाने के लिए है कि मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई है, तो स्लोप होता है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मान लीजिए दो लाइन है, एक ये है और एक ये है, तो स्लोप इस लाइन का ज्यादा है, इस लाइन का कम है, क्योंकि इसमें चेंज इन वाई विद एक्स ज्यादा है, इसमें चेंज इन वाई विद एक्स कम है। ओके, तो ये रफ सा आइडिया है। अच्छे से समझने के लिए आप स्लोप वाला पूरा वीडियो लेक्चर देखिए। फिर से बता रहा हूं, इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप कम है यहां पर। चलिए, तो आइसोथर्मल के लिए, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस आपके पास इक्वेशन है पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, तो पी यू क्यू वी का डिफरेंशिएशन डी वी प्लस वी यू क्यू
P का डिफरेंशिएशन dP इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो यहाँ से P dV आ गया माइनस ऑफ V dP, तो ये dP बाई dV आ गया आपका माइनस ऑफ P बाई V, ये इक्वेशन 1। तो ये क्या है, ये है स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। ओके, ये क्या है, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व इक्वल टू dP बाई dV इज इक्वल टू माइनस P बाई V। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। अब हम इसी तरह से एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन क्या होती है आपकी, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस आपकी इक्वेशन होती है PV रेज टू पावर गैमा इज कांस्टेंट। तो इसको अगर आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा डिफरेंशिएशन, P यूं क्यों, V की पावर गामा का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, वो आएगा गामा V रेज टू पावर गामा माइनस 1। जैसे x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, तो गैमा V रेज टू पावर गैमा माइनस 1 dV। V रेज टू पावर गैमा माइनस 1 dV प्लस V की पावर गैमा यू क्यू P का डिफरेंशिएशन dP इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो इसको मैंने लिख दिया P गैमा V रेज टू पावर गैमा माइनस 1 dV इक्वल टू माइनस V रेज टू पावर गैमा dP। अब P गैमा V रेज टू पावर गैमा माइनस 1 dV इज इक्वल टू माइनस V की पावर गामा को मैं लिख देता हूं V की पावर गैमा माइनस 1 इंटू V। ओके, इसको मैंने ये लिख दिया ऐसे, इंटू dP यूं क्यों लिख दिया मैंने, तो V की पावर गामा माइनस 1 मेरा कैंसल आउट हो गया दोनों तरफ, तो ये बच गया गैमा P dV इक्वल टू माइनस V dP। तो यहां से dP बाय dV क्या आ जाएगा, माइनस गैमा P बाई V। इसको लिख दिया गैमा इंटू माइनस P बाई V। तो यहां dP बाय dV किसके इक्वल आ गया, गामा, और माइनस P बाई V किसके इक्वल है, dP बाई dV फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो dP बाय dV ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, ISO, ये इसका मतलब है ये आइसोथर्मल प्रोसेस का dP बाई dV यानी स्लोप है। और ये किसके लिए, इधर वाला, ये एडियाबैटिक के लिए निकाला है हमने, तो इसको मैंने लिख दिया ADI। ओके, तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज इक्वल टू गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। इसका मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप आइसोथर्मल से ज्यादा है। तो सो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस is greater than slope of isothermal process। ओके, तो यानी अगर मैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ ड्रॉ करता हूं, एक्सपेंशन के लिए करता हूं, मान लीजिए पहले मैं क्या करता हूं, एक्सपेंशन, यानी वॉल्यूम बढ़ेगी, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा है। तो मान लीजिए यहां से शुरू होती है प्रोसेस, तो आइसोथर्मल का अगर ग्राफ ये है तो एडियाबैटिक का इसके नीचे आएगा। क्यों, क्योंकि इस लाइन का स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप कम है, और एडियाबैटिक का ज्यादा होना चाहिए। तो यानी ये ऊपर लाइन
आइसोथर्मल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करेगी, नीचे वाली ये लाइन एडियाबैटिक एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि एडियाबैटिक का स्लोप आइसोथर्मल से ज़्यादा है। और इस लाइन का स्लोप क्या है? ज़्यादा है। अगर आप देखो ग्राफ से, इसका कम है इससे। इसी तरह अगर मैं कंप्रेशन की बात करूं, ये क्या था? एक्सपेंशन, वॉल्यूम बढ़ रहा था। कंप्रेशन के लिए अगर मैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ ड्रॉ करता हूं, मान लीजिए इस पॉइंट से कंप्रेशन होगा तो प्रेशर बढ़ेगा अगर वॉल्यूम कम होगा तो एडियाबैटिक का अगर ये ग्राफ है तो आइसोथर्मल का ग्राफ क्या बनेगा? कम स्लोप का बनेगा। तो ये बन जाएगा। इसका स्लोप इससे क्या है? इसका ज्यादा है स्लोप, इसका कम है। और अच्छे से अगर आप दिखाना चाहते हो तो मैं थोड़ा और अच्छे से बना देता हूं। अभी आपको अगर ये देखिए, अब तो आपको पता चल रहा है कि इसका स्लोप ज्यादा है, इसका कम है। तो ये एडियाबैटिक कंप्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन को। तो ये एडियाबैटिक, ADI फॉर एडियाबैटिक, ISO फॉर आइसोथर्मल। ओके, तो ये होगा आइसोथर्मल और एडियाबैटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन का PV डायग्राम। अब स्टूडेंट, हमने पढ़ा था PV डायग्राम और इंडिकेटर डायग्राम। तो एरिया अंडर PV डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है? वर्क डन के लिए। तो यानी एक्सपेंशन में वर्क डन किस में ज्यादा होगा? आइसोथर्मल एक्सपेंशन में एज कंपेयर टू एडियाबैटिक। क्योंकि एडियाबैटिक में वर्क डन क्या आएगा? ये आएगा, यहां से ये और यहां तक। जबकि आइसोथर्मल इसके ऊपर है तो उसमें एरिया ज्यादा आएगा, तो वर्क डन भी क्या आएगा? ज्यादा। तो हम यहां लिखेंगे सिंस एरिया अंडर PV graph is equal to work done, since area under PV graph is equal to work done, so आइसोथर्मल एडियाबैटिक में क्या होगा? एरिया, ये होगा एरिया, ये पूरा। एडियाबैटिक में क्या होगा? ये वाला एरिया भी कवर हो जाएगा। सॉरी, आइसोथर्मल में एडियाबैटिक में ये होगा जो मैंने अभी मार्क किया हुआ है, ये एरिया यहां से यहां तक। आइसोथर्मल में ये होगा प्लस इसके साथ ये वाला एरिया भी मार्क हो जाएगा आइसोथर्मल के लिए। ओके, अगेन एडियाबैटिक में क्या होगा? जो मैंने रेड पेन से मार्क किया हुआ है, यानी ये वाला जो एरिया है इस एडियाबैटिक कर्व के नीचे वाला। और आइसोथर्मल में ये तो होगा ही होगा, साथ में ये वाला पार्ट जो मैंने ब्लू से मार्क किया है ये भी होगा। तो एरिया किस में ज्यादा है? आइसोथर्मल में है, यहां से लेकर यहां तक। जबकि एडियाबैटिक में क्या है? सिर्फ इस कर्व से यहां तक। और एरिया ज्यादा मतलब वर्क डन ज्यादा। तो इसका मतलब आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क डन ज्यादा होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में वर्क डन कम होगा। So number 1, work done during isothermal expansion is more than work done during adiabatic expansion. Work done during isothermal expansion is more than work done during adiabatic expansion. Adiabatic expansion. नंबर 2, कंप्रेशन के बारे में बात करते हैं। तो कंप्रेशन में किस में? आइसोथर्मल में एरिया कम आएगा, एडियाबैटिक में यहां से यहां तक का पूरा वो ज्यादा एरिया आएगा। यानी कंप्रेशन में एडियाबैटिक में वर्क डन ज्यादा होगा, आइसोथर्मल में कम होगा। तो वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक कंप्रेशन इज मोर देन वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल कंप्रेशन। वर्क डन
ड्यूरिंग एडियाबैटिक compression work done during adiabatic compression is more than work done during isothermal compression is more than work done during isothermal compression। तो स्टूडेंट्स ये था slopes of adiabatic and isothermal curves and work done in each case। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसकी लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ, तो इसका लिमिटेशंस में सबसे पहले है इट डज नॉट टेल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। हमें अपने आप पता है कि हीट हाई से लो टेम्परेचर फ्लो करेगा, लेकिन फर्स्ट लॉ में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। तो इट does not tell about direction of flow of heat, direction of flow of heat। सेकेंड है ये आपको ये भी नहीं बताता कि कितना अमाउंट वर्क डन में कन्वर्ट होगा। ओके, इट डज नॉट टेल अबाउट हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट विल बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। It does not tell about how much amount of heat will be converted into work। एंड थर्ड लिमिटेशन इज ये भी नहीं इसमें कहीं मेंशन कि किन कंडीशंस में हीट वर्क में कन्वर्ट होगा। इट डज नॉट टेल अबाउट द कंडीशंस अंडर विच हीट विल बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। इट डज नॉट टेल अबाउट द कंडीशंस under which heat will be converted into work। तो स्टूडेंट्स ये है लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।